जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, उसको लेकर जो न्यूज में अब आया है, दिस इज रिगार्डिंग यूपीएससी, दिस इज द ट्वीट। ये जो आईएएस ऑफिसर का है, पूजा खेड़कर, getting into a reserved category when she is part of the having a non-creamy layer certificate, possesses property. This becomes the whole controversy about reserved, non-reserved. When you have so much of wealth, आप क्या ये सही है, गलत है, आप बताइए, बिकॉज यू हैव टेकन द यूपीएससी एग्जाम आल्सो, आप जनरल कैटेगरी के जनरल में स्टूडेंट। था, मेरा रैंक 384 था, और मेरे हॉस्टल के मेरे दोस्त जिनका रैंक 415-20 था, वो सब आईपीएस आईएएस बन के अभी बहुत सीनियर पोजीशंस में हैं, और मैं ग्रुप बी सर्विस मुझे मिली थी लास्ट में, सीएसएस। सो इन ए वे आई कैन से आई हैव सीन दिस। इसके बाद ही मैं रिजर्वेशन के फेवर में रहता हूँ इन एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न। इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कतें बहुत सारी हैं, जैसे कि ये मैं बहुत ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन एज ए पॉलिसी हैज टू बी देयर ऑन कास्ट की इकोनॉमिक बेसिस पे। इस पे भी डिबेट होता है, व्हाट डू यू फेवर? इस पे हम लोग कई घंटे बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है जी। और मुझे नहीं पता कि कितनी मर्यादाएं हैं, हमें कहाँ तक बात करनी है इस टॉपिक पे। आप जो मर्जी कहना चाहें यहाँ पर। देखिए, रिजर्वेशन कास्ट पे भी होना जरूरी है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुछ एक्सटेंट तक उसमें हो तो अच्छा है, लेकिन ये बात सही है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में, उसमें लूप होल्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि ये मामला आप बता रही हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ, इस पे अप्लाई होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर आप समझ पाएंगे कि क्या मसले हैं। और मैं यूपीएससी को ध्यान रख के बात करता हूँ जी। एससी एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004-5 में एक फैसला दिया था एम नागराज के मामले में, जिसमें यह कहा था कि जब प्रमोशन हम देंगे एससी एसटी में, तब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन क्यों दे रहे हैं। सो इन ए वे दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन प्रमोशंस इन एससी एसटी। अदरवाइज वहां अभी क्रीमी लेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं एससी एसटी आरक्षण का समर्थक हूं, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूंगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगी और लोग गालियां भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उन सबके लिए तैयार रहता हूं। अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूं कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। द ट्रुथ हैज टू बी देयर। एब्सोल्युटली। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं पर्सनली जी, जिसमें फादर आईएएस थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या आईएएस हैं या आईपीएस हैं, उनके स्पाउसेस भी आईएएस आईपीएस हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को एससी एसटी का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता। इनको मैं हमेशा कहती थी ये जेनेटिक सिविल सर्वेंट्स होते हैं। हो सकता है, मतलब यहाँ तक कि जो हमारे कुछ दोस्त एससी एसटी रिजर्वेशन के बहुत समर्थक हैं भी, बहुत पॉपुलर लोग हैं, अच्छे चिंतक हैं, जब बंद कमरे में मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे आर्गुमेंट दो, अगर आपके आर्गुमेंट में दम है तो मैं मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आर्गुमेंट ये चलता है कि कई हजार साल का पिछड़ापन है, कई पीढ़ियां लगेंगी बराबर करने में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देश में 8% करीब एसटीज हैं, 16% एससीज हैं। 8% का मोटा मोटा मतलब होता है लगभग, आप मान लीजिए 11 करोड़ के आसपास, और 22 करोड़ एससी हैं, 33 करोड़ की आबादी है। सरकारी नौकरियां साल भर में कितनी निकलती होंगी? मेरे ख्याल से सब भी, मतलब पूरे देश की सारी नौकरी मिलाएंगे तो भी शायद 2 करोड़ के आसपास होंगी, सब नौकरियां मिला के भी। इनमें से एससी एसटी की जो भागीदारी है, अगर हम 24% मान लें दोनों मिला के, वैसे तो 22.5% अभी है, तो भी ये 40-45 लाख होगी मैक्सिमम। इस 45 लाख में 33 करोड़ में से कौन लोग आए कौन ना आए, ये हमें सोचना होगा। जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एक फैमिली जिसमें आईएएस कुछ लोग बन चुके हैं, अगली पीढ़ी में बन चुके हैं, उसकी अगली पीढ़ी को भी आईएएस का आरक्षण मिले, क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गांव में हैं, स्कूल नहीं मिला जिनको, बड़ी मुश्किल से पढ़े, उनको फायदा मिले?
हम एक कम्युनिटी को सेंटर में लाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, या उसके कुछ परिवारों को बार बार पावर देना चाहते हैं। पर एक एलिटिज्म है। जैसे हिंदू समाज में पहले था कि भाई कुछ वर्ण या जातियां सेंटर में हैं, बाकियों को पीछे रखा गया तो उनको आरक्षण दो। अब उन समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हो गए हैं, वो इलीट्स हैं, और वो इलीट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण उनके हाथ से निकले। तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को फील भी करवा दिया, समझा भी दिया कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं। जबकि सच ये है, मैं तो बहुत मुखर तरीके से बात कहता हूँ कि SC ST में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए जैसे OBC में होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई फैसला ऐसा है, या आपने शायद सुना होगा कि एक कमीशन है, रोहिणी कमीशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है अभी हाल ही में, अभी आई नहीं है सामने पब्लिक डोमेन में। मेरा ख्याल है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लासिफिकेशन इन SC ST, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कई मामलों में, सरकार शायद उसको लाएगी। इस तीसरे टर्म में मेरे ख्याल से सरकार का इरादा ये होगा। आरक्षण कम तो कर नहीं सकते हैं, सोचना भी मेरे ख्याल संभव नहीं होगा, शायद जरूरत भी नहीं है उसके, पर आरक्षण रैशनलाइज हो, उसमें रीजनेबिलिटी हो, ये जरूरी है, और ये होगा। अब ये जो केस आप बता रही हैं, ये OBC आरक्षण का है। OBC और EWS के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस देश में EWS का आरक्षण कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकती हैं, मैं भी ले सकता हूँ। OBC में क्या पेच है कि OBC में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, इंदिरा साहनी केस 90 में जजमेंट आया था, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। अब नियम ये है कि अगर आप OBC से हैं पर क्रीमी लेयर में, तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। इससे बचना होता है। मैं ऐसे कुछ लोग होता है, हाँ सही बात है। देखिए इतना डिफरेंस है। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी, you have to be in first 75 ranks to be IAS. If you are in OBC, you can become IAS on 400 rank almost. So there is a huge difference. इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं बन ही जाऊं। मैं पिछले 25 साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूं जो OBC में था, पर उसने OBC आरक्षण लेने से मना कर दिया। ये कहेगी कि मुझे बचपन ठीक मिला, पढ़ाई ठीक मिली, Why should I take reservation? ऐसे भी लोग हैं। जैसे एक रूल ये है कि अगर आपके फादर या मदर क्लास 1 जॉब में हैं, तो आप OBC नहीं हो सकते, यू गेट इनटू क्रीमी लेयर। आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप B में हैं तो भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप C ग्रुप D में है, इनकम चाहे 8 लाख से ज्यादा हो तो भी आप OBC में रहते हैं। अब सरकारी नौकरी वालों ने मेरे ख्याल से खेल खेला होगा कि भाई उनकी इनकम ज्यादा है, उनके बच्चे OBC में क्यों ना आए। तो एक नियम बनाया गया कि जो B और C कैटेगरीज में है, C और D में, उनके बच्चों को हम OBC में रखेंगे चाहे इनकम ज्यादा हो जाए। 8 लाख की लिमिट अभी है वैसे। फिर एक और खेल खेला गया, एग्रीकल्चरल इनकम विल नॉट बी काउंटेड टू सी वेदर दिस पर्सन कम्स इन क्रीमी लेयर और नॉट। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं, वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। अब देखिए पेज क्या है, OBC में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है, केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है। EWS में सबकी इनकम काउंट होती है, अंतर इसमें। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे फादर IAS ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले 2 साल बाद। मैं OBC में आता हूं, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास 1 जॉब में है। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ जिंदगी भर। बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं, उनका रेंट आता है कई लाख रुपए, मान लीजिए महीने का 50 लाख रेंट आता है, एग्रीकल्चर से नहीं, बिल्डिंग से। अब मुझे IAS बनना है और मुझे OBC का आरक्षण चाहिए। जब आप रेंट कहते हैं उसका मतलब है कि वो दिख रहा है, मतलब उस पे आप टैक्स भी दे रहे हैं, वो सब एकदम विजिबल है, उतना ही मैं कह रहा हूं। उसको आप फ्रॉड नहीं कर सकते। नहीं, जो ITR में है मैं उसी की बात कर रहा हूं। हाँ, ओके, है ना, होगा तो 10 टाइम ज्यादा। हाँ, जो ITR में मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें भी आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं उसी की बात कर रहा हूं।
अब मान लीजिए मुझे आईएएस बनना है, हाँ। और मैं अपने फादर से कहूँगी पापा आईएएस बनना है, जनरल से नहीं बन पाऊंगा, ओबीसी से बनना है, तो आप सपोर्ट करो। बोलेंगे कैसे? मैं कहूँगा रिजाइन कर दो आप। रिजाइन कर दिया उन्होंने। 2 साल की सर्विस बची हुई थी, पैसा अकूत कमा चुके हैं, अब 2 साल की सर्विस है, रिजाइन कर दिया। जैसे रिजाइन किया, अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप 1 जॉब में है, लेकिन अब क्या लागू होता है? आईटीआर, कि मेरे फादर के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो नौकरी में नहीं है। अगर उनके पास 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो मैं ओबीसी में नहीं आ सकता। तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे फादर और मेरी मदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे, गिफ्ट डीड कर देंगे। अब उन दोनों की इनकम रह गई 6 लाख रुपए साल की, मेरी होगी 60 लाख महीने की। पर ओबीसी होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स इनकम, सिर्फ पेरेंट्स की, फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, मेरी नहीं। सो इवन इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीस पर मंथ when I am appearing for UPSC exam, being in OBC, I am still eligible to be an OBC और candidate. पेरेंट्स ये कर देंगे, अपना इनकम बेटे के नाम कर दें या बेटी के नाम कर दें, रिजाइन भी कर दें, पेंशन भी गवा दें, ये सब कर लेंगे। पेंशन क्यों गवाएंगे? पेंशन तो मिलेगी उनको। नहीं, 2 years नहीं, वो डिपेंड करते कितनी सर्विस। अच्छा, ओके, कितनी सर्विस, हाँ, ओके। और जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको पेंशन की चिंता नहीं होती, वो अपनी पेंशन पहले बना चुके होते हैं बहुत सारे, उनको पेंशन से चिंता नहीं होती। ऑल्सो वो सोचते हैं कि मतलब बेटा अगर ये नौकरी ले रहा है, इट्स नॉट एज इफ वो 50,000 रुपए की तनख्वाह पे निर्भर होगा। वो तो है ही। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि करप्शन जेनेटिक भी हो गया ना जब उसमें। वो आईएएस बन गया तो प्रॉपर्टी वापस गिफ्ट डीड कर देगा पापा को, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इस पे देयर इज नो स्क्रूटिनी कि ये ऐसे किया, फिर उससे ट्रांसफर। और मैं जितने गिफ्ट डीड आप बार-बार चेंज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। गिफ्ट डीड इज एज गुड एज सेल डीड। ओके, कितनी बार भी कर लीजिए। सवाल ये है, ऐसा बहुत मतलब कम केसेस हैं, लूपहोल्स जो है बहुत कम केसेस हैं, बट आई रियली नो सच केसेस। या कम केसेस इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज इट इज लीगली पॉसिबल। हाँ, जब ये पॉडकास्ट खत्म होगा मैं आपको नाम बता दूंगा कुछ लोगों के जिन्होंने किया है। यस, दे डू इट। हाँ, अब ईडब्ल्यूएस पे देखिए। पर अब गवर्नमेंट क्या करे? मतलब आपने विद अ गुड इंटेंशन, आई एम प्रिज्यूमिंग विद अ गुड इंटेंशन, आपने रिजर्वेशन किया कि हाँ पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए, जो जनरेशन से जो डिप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं उनको आप उठाना चाहते हैं, तो रिजर्वेशन के पीछे कोई पॉजिटिव थॉट था। yes. लेकिन ये घुमा फिरा के मतलब मुझे इस पे डाउट है कि सरकार के इंटेंशंस हमेशा अच्छी रही होंगी। कभी तो अच्छी आजकल थी? ये भी कहना मुश्किल है, कई बार पॉलिटिकल कंपल्शंस में हम आरक्षण देते हैं। जैसे आजकल ये बड़ा खेल है कि एक समुदाय के लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, ट्रेन्स रोकी, हमने उनको ओबीसी डिक्लेयर कर दिया। हाँ, वो भी है। ये तो गलत बात है ना भाई। आप सोशल जस्टिस केवल पॉलिटिकल प्रेशर में कैसे किसी कास्ट को, ये मराठास, जाट्स एंड ऑल जो लैंड ओनिंग कोई भी कम्युनिटी है, अगर वो उन पैरामीटर्स पर नहीं आती कि उनको आरक्षण मिले, तो क्यों मिलना चाहिए? और डेमोक्रेसी में कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर ऐसी स्कीम्स बनवाता है। ये तो ओबीसी है। ईडब्ल्यूएस में तो खेल और अलग तरह से चलता है। उसमें नियम ये है कि पूरी फैमिली की इनकम काउंट होती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल की काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में तो रिजाइन करने की जरूरत भी नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस में तो और आसान है। उसमें सिंपल सी बात है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज्यादा ना हो, घर 1000 फीट फ्लैट अगर है तो 1000 फीट से ज्यादा बड़ा ना हो, अगर प्लॉट है नोटिफाइड में तो 100 गज, अननोटिफाइड में है तो 200 गज से ऊपर ना हो, प्लस 8 लाख से ऊपर फैमिली इनकम ना हो। फैमिली मीन्स माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स up to 18 years of age and my spouse and my children up to 18 years of age, ये पूरा मिला के फैमिली है। अब मैं कई केसेस जानता हूं इस तरह के, अगर किसी के पेरेंट्स खेती करते हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे देश में मेरे ख्याल से 90% के आसपास लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। 80 से ऊपर तो हैं ही। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी की क्या इनकम है अब बहुत मुश्किल है तय करना। तो अपनी इनकम कम दिखा सकते हैं, और जिस साल आपने इनकम 8 लाख से कम दिखा दी, आपके बच्चे अगले साल एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस को लेकर सबसे बड़ी डिबेट यही थी कि डिसाइड कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है।
मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं, हम्म। अब क्लास 1 क्लास 2 से दिक्कत नहीं है ईडब्ल्यूएस में, सिर्फ गरीबी का मामला है ना, बस पैसे नहीं होने चाहिए। आई नो सच फैमिलीज जिनके पास जमीन थी बहुत ज्यादा, 4.9 एकड़ छोड़ के बाकी सब बेच दी है या किसी और के नाम पे कर दी है, क्योंकि 5 एकड़ की क्लॉज है। 1000 फीट का फ्लैट है तो 990 फीट का फ्लैट में रहते हैं या रजिस्ट्री ऐसे करवा ली कि 990 फीट से। अब 8 लाख की इनकम नहीं होनी चाहिए तो क्या करते हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों की इनकम लेट अस अज्यूम कि महीने की 1-1 लाख रुपए है या दोनों की मिला के 1 लाख है, साल की 12 लाख इनकम है, बच्चे को एग्जाम देना है। इनमें से एक मेंबर 8 या 9 महीने के लिए मेडिकल लीव ले लेगा, लीव विदाउट पे। अब साल भर की इनकम जो है दोनों के मिला के उस इनकम टैक्स रिटर्न में ITR में 7,90,000 रुपए आई। So the child is eligible to be EWS in the next attempt. यहां तक केसेस हैं कि जो बच्चे सिविल सर्वेंट्स हैं, खुद भी हैं, वो भी EWS में आते हैं। कैसे आते हैं कि मान लीजिए फैमिली इनकम 2 लाख रुपए की है, ये बच्चा किसी सर्विस में आ गया, मान लीजिए कि डानिक्स में आ गया, डानिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड, ज्वाइन भी कर लिया है, इसकी सैलरी महीने की मान लेते हैं कि 70,000 रुपए है, which comes to 8,40,000 in a year, 2 लाख घर से भी है। अब कैसे मैनेज करेगा? अब ये खुद 4 महीने की छुट्टी लेगा, और जैसे 4 महीने की छुट्टी ली, इसकी इनकम और पेरेंट्स की इनकम मिला के कितनी बनी? 7,90,000 बनी। Just on the basis of ITR it is decided, and that too of the last year. यानी जब भी जिंदगी में EWS बनना हो, आपको सिर्फ उससे पिछले 1 साल में अपनी इनकम 8 लाख से कम करनी है, एंड यू गेट रिजर्वेशन। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, पर मुझे नहीं पता ये लोग कैसे काम करते हैं। मैं हंसी मजाक में बच्चों को समझाता हूँ कि सरकार बहुत क्यूट है हमारी, इतने क्यूट लोग हैं, मतलब लोग मजाक बना के चल रहे हैं आपकी पॉलिसीज का। आपने बड़ी अनुमान कर सकते हैं कि एक अच्छी नीयत से आपने एक पॉलिसी बनाई कि समाज में लेवलिंग होनी चाहिए, जो कि ठीक बात है, पर फायदा उठा कौन रहा है? एंड आई एम सॉरी टू से, इन माय ओपिनियन, जितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है सिविल सर्विसेज में, मुझे नहीं लगता कि 10-20% से ज्यादा सच में ऐसी कंडीशन से आ रहे हैं जो बहुत डिजर्विंग है, वो ठीक कंडीशंस में हैं। और जब आप ये परसेंटेज कहते हैं, क्योंकि आप एजुकेटर हैं, आप इतने आई एम जस्ट टेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस,